बोर्ड एग्जाम में हमें क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स वाले। डिफाइन गवर्नमेंट बजट, स्टडी करते हैं करके आंसर्स। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट, ये हर साल आता है एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज रेवेन्यू कितना, कैपिटल कितना, रिसीट कितना, एक्सपेंडिचर कितना, और इनफैक्ट में तो काफी फर्दर कैटेगरी होती है, जैसे रेलवे का कितना, एजुकेशन का कितना। आइटम वाइज एस्टीमेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर। अगेन सर एस्टीमेट वर्ड लिखा हुआ मतलब फ्यूचर का होगा, बजट पास्ट का नहीं आता। ऑब्जेक्टिव बताइए कोई सा भी गवर्नमेंट बजट का, तो ऑब्जेक्टिव पढ़े थे लास्ट क्लास में, चार ऑप्शंस वाले। इनकम जो है बराबर हो जाए, रिसोर्स एलोकेट हो जाए, राइट। इसको कोई सा भी लिख दीजिए, रियल रिसोर्स से कोई सा भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर रेवेन्यू रिसीट्स इन अ गवर्नमेंट बजट। तो बेसिकली रेवेन्यू रिसीट का मीनिंग पूछा हुआ, एग्जांपल नहीं पूछे हुए, तो वो रिसीट इससे ना तो लायबिलिटी बढ़े ना एसेट घटे, रिसीट हो बट कैपिटल वाले ना हो, इसलिए कहना चाह रहे हैं। ये 1 मार्क का कितना लिखा है, 2 मार्क्स का और कैटेगरी इसमें और डिटेल में जाते हैं कि ये दो टाइप का होता है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू का एग्जांपल, नॉन टैक्स रेवेन्यू का एग्जांपल, इतना कि इसको डिटेल में कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स। टैक्स किसे कहते हैं सर, तो बहुत सारी चीजें पता क्वेश्चन में ऐसी है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इसका मीनिंग सबको बता एग्जाम में, लेकिन लिखिए कैसे, यहाँ जिस दिक्कत आती है। टैक्स किसे कहते हैं पूछा जाए, डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करेंगे सर, दे दें मतलब टैक्स मीनिंग तो पता है लेकिन एग्जाम लिखेंगे कैसे। टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट, सर ऑप्शनल रखेंगे, टैक्स मर्जी है तो दो भरना, मतलब डेफिनेटली कोई नहीं देगा इसलिए कंपलसरी। imposed on persons and companies, इंडिविजुअल पर भी है कंपनी पर भी, to meet the expenditure incurred by the government। गवर्नमेंट ये पॉइंट बोल करके टैक्स लेती है कि हम खर्चे करने हैं आप लोगों को फॉर द कॉमन बेनिफिट ऑफ द पीपल, खर्चे को ओवरऑल खर्च किए जाते हैं किसी इंडिविजुअल पर्सन बाय। फिफ्थ क्वेश्चन में सर डिफाइन अ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं सर, जिसका बर्डन पेयर पर ही रहता है, जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं होता किसी और पर, उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू दोस टैक्सेस व्हिच आर imposed on property and income of individuals and companies and their burden cannot be shifted to other person। जब प्रॉपर्टी पे लग रहा है, जैसे प्रॉपर्टी अगर हम खरीदते हैं तो उस पे स्टैंप ड्यूटी आती है, करीब 6% के आसपास की होती है, और अगर 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो 6 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी का खर्चा मुझे गवर्नमेंट को देना होगा। वुमेन के नाम पर लेते हैं तो 4% होता है, 4 लाख रुपए होता है। गवर्नमेंट इस फंड में सब्सिडी रखी हुई है कि लोग अपने नाम पर ना करा करके अपनी वाइफ या अपनी बेटी या अपनी बहन के नाम पर प्रॉपर्टी लें, तो गवर्नमेंट कहती है हम कम टैक्स लें ताकि वुमेन सेफ रहे इस फंड से। तो प्रॉपर्टी पे हो चाहे इंडिविजुअल की इनकम करो, चाहे सैलरी इनकम, चाहे बिजनेस इनकम, कोई भी टाइप की इनकम हो, हमने पढ़ा था 5 हेड होते हैं। बर्डन कैन नॉट बी शिफ्ट, शिफ्ट नहीं हो सकता सर, बर्डन अगर शिफ्ट हो जाता तो ये कौन सा टैक्स बन जाता, इनडायरेक्ट टैक्स बन जाता। व्हाई इज जीएसटी एन इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इसका बर्डन हम शिफ्ट कर देते हैं। द बर्डन ऑफ जीएसटी कैन बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन, मतलब अल्टीमेट कस्टमर, उस पर बर्डन शिफ्ट कर देते हैं। होता था कि तो हमेशा शिफ्ट होता है, तो ऐसा क्यों लिखा हुआ कैन बी शिफ्टेड, क्योंकि कस्टमर बहुत बार पे नहीं करता और हमें अपने पॉकेट से पे करना होता है। 7 क्वेश्चन की डिफरेंस बताइए डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में। जो भी क्वेश्चन 5 6 में पढ़ा उसको मिक्स कर देना है। कोई डिफरेंस यही है, बर्डन शिफ्टिंग का, डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होगा और इनडायरेक्ट टैक्स में हो जाएगा। रीड कर लीजिए यहाँ से। नॉन टैक्स रेवेन्यू, सर इनकम हो रही है, गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है लेकिन टैक्स से नहीं मिल रहा। ऑल दोज रेवेन्यू रिसीट्स अदर देन टैक्स रिसीट्स, टैक्स के अलावा और जो गवर्नमेंट की इनकम हो रही है, इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, डिविडेंड की इनकम हो रही है, फीस की इनकम हो रही है, प्रॉफिट की इनकम हो रही है, ये सारी इनकम टैक्स को छोड़कर। नॉन टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू द रिसीट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द सोर्सेज other than taxes। ध्यान रखें
एग्जांपल मांगे हैं वो कि दो नॉन टैक्स रिसीट, फीस, पेनल्टी। तो एग्जांपल आप लोग बताओ। हाँ जी, ऑफिस में आ गया। अभी भी तो बोलते हैं ना 3-4 नाल है तो लगकर इंटरेस्ट बिल्कुल सही है। और डिविडेंड और स्पेशल असेसमेंट, कमीशन, कमीशन की इनकम बिल्कुल सही है। प्रॉफिट्स की इनकम कह सकते हैं आप। 10th क्वेश्चन पर आ गए सर, कैपिटल रिसीट किसे कहते हैं? अच्छा, हमने कितनी क्लास लगाई इसमें क्वेश्चन करे हमने एक्स्ट्रा बहुत सारे, तो जो आपको 3 पेज दिए थे, पता है 3 पेज में सारे क्वेश्चन है कि नहीं है? उन्हीं 3 पेज के अंदर सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारी डेफिनेशन है, सारे एग्जांपल्स हैं। वो 3 पेज बिल्कुल क्रक्स है वो पूरे चैप्टर के। मतलब इस चैप्टर को चाहे तो किसी बुक में 100 पेज का बना दो, किसी में 50 पेज का बना दो, एक चीज को चाहे कितनी बार रिपीट कर लो, तो क्वेश्चन वहीं पे 3 पेज में सारा सारा क्रक्स है। समझ लो आपको एक ऐसी चीज मिली हुई है, समझ लो एक 100 पन्ने की किताब में पूरी 2 बुक इकट्ठे आ जाए, माइक्रो मतलब इंडियन इकोनॉमी में तो 2 इकट्ठे हो जाएंगे तो सारे पे इतने कम पेज में कोई बुक कंप्लीट हो जाएगी दोनों साथ। एग्जाम के टाइम यही जो है चीज काम आती है। पूरे साल में कितनी पढ़ाई कर लेता है टॉपर बच्चा, एग्जाम में फिर भी 80 पे अटक गया, 85 पे अटक गया, 95 पे अटक गया, 100 पे अटक गया, पूरा नहीं हो पाया। तो यही उसका रीजन होता है कि 3 से 4 दिन में पूरे साल का सिलेबस कैसे कंपाइल करें, कैसे उसको रिवाइज करें, उस टाइम ये बड़ी चीज काम आती है। आगे बढ़ते हैं सर 10th क्वेश्चन पर आके, कैपिटल रिसीट किसे कहते हैं? जो या तो लायबिलिटी क्रिएट करे या एसेट रिड्यूस करे। इसका डेफिनेशन बिल्कुल रेवेन्यू रिसीट की तरह है, उसमें नाइदर नोर लिखा था, इसमें आइदर और लिखा। जो टैक्स रिसीव होते हैं वो कैपिटल रिसीट क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि टैक्स रिसीव करने से कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ती। गवर्नमेंट जब टैक्स लेती है तो रिफंड नहीं करती उसको, मतलब कोई ऐसी लायबिलिटी नहीं है जो हमें वापस करनी है, लोन नहीं ले रही गवर्नमेंट, हमें को टैक्स लिया तो उसकी इनकम होगी। इसीलिए जीएसटी भी अगर ज्यादा पे हो जाता है तो गवर्नमेंट रिफंड नहीं करती, कहते हैं अगले महीने में शिफ्ट कर देंगे। अगले महीने में ज्यादा पे हो गया तो इन्वेस्टमेंट रिफंड नहीं करते, मतलब एडजस्ट करते हैं। बोरोइंग्स कैपिटल रिसीट क्यों होती है? क्योंकि इससे लायबिलिटी क्रिएट होती है, इससे भी लायबिलिटी क्रिएट होगी, कैपिटल रिसीट होती है। कितना आसान। ये भी आंसर साफ बता रहा हूं, इसलिए बहुत ज्यादा आसान लग रहे हैं, मीनिंग आप लोगों को पता है, फिर बता रहा हूं के बाद एग्जाम में लिखने में दिक्कत आती है, ये मीनिंग पता होता है। 50-60% वाले जिसको मार्क्स हैं, जिस बच्चे को कोई पढ़ करके आया उसको भी आंसर्स पता होते हैं, बस वो लिखने की प्रैक्टिस नहीं हो पाई, कैसे आंसर लिखना है, क्या लैंग्वेज लिखनी है। 14 क्वेश्चन सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? ना तो एसेट क्रिएट करे ना लायबिलिटी रिड्यूस करे। अगेन कंपेयर कर रहे हैं सर हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर से। तो 14 में नाइदर नोर लिखना है, 15 में आइदर और लिखना है, बाकी पूरा आंसर सेम है, देख सकते हैं आप। Why is payment of interest a revenue expenditure? इंटरेस्ट की पेमेंट और एक्सपेंडिचर क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट पे करने से कोई एसेट क्रिएट नहीं होती, वो लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। अब इसका बच्चे एग्जाम में क्या लिख करके आपके भी एक्सपेंस होता है कि नहीं? हमने जो मीनिंग समझा वही समझा, इंटरेस्ट में एक्सपेंडिचर क्यों होता है? क्योंकि एक्सपेंस होता है, वो अकाउंट्स की लैंग्वेज में समझने के लिए। सर पेपर चेकर को जरूरी है सब्जेक्ट की मास्टरी होती है, ये आपको रियलिटी नहीं पता, रियलिटी बताते हैं ये आपको। सीए क्वालिफाइड करने के बाद सर जो सीए के पेपर चेक होते हैं वो चेक कौन करता है? वो सीए चेक करता है। जैसे मैं सीए प्रैक्टिस में हूँ, वो कोचिंग में हूँ, दोनों कामों में, तो मैं एज अ पेपर चेकर पैनल में मैं अपना नाम ऐड करवाता हूँ, रजिस्टर करवाता हूँ, तो मेरे पास आते हैं आंसर शीट्स चेक करने के लिए। सेमिनार में एज अ करियर काउंसलर में रजिस्टर्ड हूँ, मेरे पास सेमिनार आते हैं, सेमिनार देने के लिए जाता हूँ, ये सारे काम करना पड़ता है। मान लीजिए मेरे पास सीए फाइनल का पेपर आया हुआ चेक करने के लिए टैक्सेशन का,
टैक्सेशन में पढ़ाता नहीं, तो इनके ऊपर चेक करने के लिए आया। तो ऐसे लोग भी पेपर चेक करते हैं जो एक्सपर्ट नहीं हो, वो कैसे कर लेते हैं बच्चे, पढ़ा हुआ तो है थोड़ा बहुत पहले, और जब हम चेक करते हैं तो हमें सजेशन आंसर भी मिलते हैं, करेक्ट आंसर भी मिलते हैं। अगर किसी आंसर के दो सॉल्यूशन तो दोनों सॉल्यूशन मिलते हैं उसके अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे सजेशन आंसर्स को पहले रीड करते हैं, क्वेश्चन को रीड करा, आंसर को रीड करा, दिमाग में रख लिया कि इसका आंसर ये होना चाहिए, फिर आंसर चेक करने बैठे। हो सकता है किसी स्टूडेंट ने कोई और आंसर लिखा हो और वो भी सही हो, लेकिन हमें पता ही नहीं वो सही है, हमारे तो वो सही जो हमें मिला हुआ सजेशन आंसर। समझ आ रही है बात? ये मैंने क्यों बताई आपको, रियलिटी क्यों बताई है, क्योंकि जितना हो सके एग्जाम में हमें बुकिश होना चाहिए। मीनिंग समझिए क्लास के अंदर, डिस्कस करें क्लास के अंदर, लॉजिक समझिए, बिल्कुल कट के नहीं जाना, लेकिन बुकिश लैंग्वेज जितनी होगी एग्जाम में उतना आपके स्कोर होने के चांसेस बढ़ते हैं। जो स्टूडेंट मतलब इंटेलिजेंट होता है, एक होता है मतलब पढ़ने में मजा आता है, एक वैसा बच्चा होता है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते, टॉपर नहीं रहता, लेकिन उसको नॉलेज पूरी है। लेकिन एक जो स्टूडेंट जो सोचता है कि नहीं मुझे टॉप नहीं करना, मार्क्स नॉलेज होती है और टॉप नहीं करना, तो आंसर्स को रटता नहीं है और रटता है, क्योंकि एग्जामिनर सेशन आंसर से कंपेयर करता है। जैसे ये वाला एग्जांपल है 16th क्वेश्चन, इंटरेस्ट पेमेंट एंड एक्सपेंस में क्यों होता है, उसका आंसर है सर क्योंकि वो एक्सपेंस होता है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस हेंस इट इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये वाला आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इस वाला आंसर से बिल्कुल मैच नहीं करता। तो जो पेपर चेक कर रहा होगा वो इस वाले आंसर से कंपेयर करेगा, पेपर में क्या लिखा हुआ है वहां से मिलेगा। तो ये हमें एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना है। ये पता है हम लोग की लेजीनेस भी होती है, नोटिस करना कभी क्या मैं क्यों रटूं, मैं समझ करके जाऊंगा, अपने लैंग्वेज में करके आऊंगा। ये आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, ये आप नॉलेज नहीं पीछे भागते, आप पर आलस है, या आप मेहनत बचा रहे हो लर्न करने की। हमें लर्न करने की मेहनत नहीं बचानी, जितनी हो सके लैंग्वेज को लर्न करनी है, ताकि जितनी ज़्यादा मैक्सिमम वर्ड है। 70 पर आ गई कि सब्सिडीज क्यों रिमेनिंग एक्सपेंडिचर होती है। ध्यान रखें इस चैप्टर में सब्सिडी एक्सपेंस है। नॉर्मली हर जगह हमें सब्सिडी इनकम और सब्सिडी मिल रही है, इनकम और यहाँ पे हम गवर्नमेंट है, हम सब्सिडी दे रहे हैं, हमारे एक्सपेंस। सेम आंसर को एक्सपेंडिचर क्यों नहीं है, तो एक्सपेंडिचर क्यों, क्योंकि ना कोई डिसेट क्रिएट हो गई ना कोई रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन रीपे कर दिया, जिन्हें चुका दिया तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, इससे पैसा जा रहा। पहली बात तो समझो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा रीपेमेंट ऑफ लोन चारों में से क्या है, तो ये सोचना पड़ जाएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि रिसीट है, कैपिटल है कि रेवेन्यू। तो सबसे पहले दिमाग लगाओ कि रीपेमेंट ऑफ लोन में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो ये मायने रखना। तो पैसा जाता है एक्सपेंडिचर में, रिसीट में पैसा आता है, रीपेमेंट ऑफ लोन में पैसा जा रहा है एक्सपेंडिचर। फिर दिमाग लगाना है कि कैपिटल है कि रेवेन्यू, एक्सपेंस हो रहा है तो रेवेन्यू, एक्सपेंस नहीं हो रहा तो कैपिटल। लोन चुकाने से थोड़ी ना होता है कैपिटल है। तो लैंग्वेज से पहले तो हमें अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट करना है, और हमें आंसर पता होना चाहिए अच्छे से कि क्या है, उसके बाद लैंग्वेज। Why are receipts from taxes categorized as revenue receipts? क्यों revenue का सबका आंसर ठीक लग रहा है, तो लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे, इसे रिड्यूस नहीं कर रहे, इसीलिए 21 पर आ गई। टोटल रिसीट गिवन है, टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है और डेफिसिट पूछी हुई है सर, कितना एक्सपेंडिचर ओवर हो जाए रिसीट से वो डेफिसिट होता है, इसी का एग्जांपल 1200 होता है ना। तो मुझे बिल्कुल बेसिक लग रहा है तो मैं स्किप कर लेता हूँ। डेट का आंसर बताएं। बिल्कुल सही। जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है कि फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों इक्वल, तो जीरो आता है। बोरोइंग ओनली टू मीट इंटरेस्ट, बोरोइंग इंटरेस्ट बराबर
ये वाला देखिए यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछा हुआ है सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगेन से गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा हुआ है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी, इंटरेस्ट पेमेंट, तो दो एग्जांपल और बताओ। हाँ जी, सब्सिडी बिल्कुल सही है, सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, एक्सपेंस होता है वो। एग्जांपल देखिए कैपिटल रिसीट के लोन लेना और शेयर्स बेच देना, और एग्जांपल बताइए कैपिटल रिसीट का। इसमें बिल्कुल सही है। What one step can be taken through market to reduce the consumption of a product harmful for health? हार्मफुल है सर हेल्थ, जैसे कि सिगरेट, तंबाकू वगैरह आता है माती के अंदर जो हार्मफुल है हेल्थ के लिए, उसको रोकने के लिए क्या स्टेप उठाया जा सकता है कि उस पर टैक्स बढ़ा दीजिए, उस पर टैक्स बढ़ा दीजिए। एडवर्टाइजमेंट भी एक उसका एक तरीका होता है, स्टेप होता है। जब उसका पैकेट बनता है उसमें मेंशन है पहले से कि पैकेट के कितने परसेंट एरिया में आपको इसके नुकसान शो करते हैं। सिगरेट के पैकेट पे बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है कि इससे कैंसर होता है, और बहुत छोटा छोटा लिखा होता है बाकी। ये भी रूल है, वरना जो सिगरेट बना रही है उनको भी लिखेगी कैंसर होता है इससे, वो तो चाय के लोग भी, ठीक है नहीं। तो गवर्नमेंट का ये भी स्टेप है, वो परसेंटेज मेंशन करते हैं, ये बहुत बड़ा लिखो मेंशन होते एरिया पर, कितने एरिया में आपको लिखो, वो एक स्टेप है। दूसरा स्टेप ये लिख दिया हमने कि टैक्स बढ़ा दो उस पर, एक तरीका है। सिंगापुर कंट्री के अंदर कार की वहाँ पे सब रिच हैं, तो कार की परचेजिंग बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब सड़कों पर जगह नहीं चलने की इतनी कारें हो गई, तो गवर्नमेंट ने ऐसा शुरू कर दिया कि जितने रुपए की कार है उसका 10 टाइम्स टैक्स। मतलब अगर मुझे 5 लाख की कार लेनी है तो मुझे 50 लाख रुपये टैक्स भरना पड़ेगा। उसके बाद भी कारें बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। उसके बाद एक ऐसा भी टाइम आया तो गवर्नमेंट ने बैन भी कर दी कि कार सेल बंद हो, कुछ टाइम के लिए ऐसा कुछ टाइम के लिए होगा, कार बिक्री बंद कर, फिर थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा फिर वापस चला सकते। अल्कोहल में भी आपको पता होगा अल्कोहल टैक्स लगाया गया था अल्कोहल पर। 37 पर आ गई, 36 रह गया ना, 36। Name any one step the government can take through its budget to reduce the gap between rich and poor. अमीर और गरीब का जो फासला है ये कम करना ही काम है। हम देखते हैं सर फैमिली के अंदर भी मान लीजिए 2-3 भाई हैं, सबकी इनकम इक्वल नहीं हो सकती, कोई ज़्यादा कमा रहा है वो कम कमा रहा है, तो जो मम्मी डैडी हैं तो सिस्टम सही मेंटेन करें, तो जो ज़्यादा एक्स्ट्रा कमा रहे हैं उससे ज़्यादा पैसे लेते हैं घर चलाने के लिए, उससे कम कमा रहे उससे लेते ही नहीं है, बहुत कम लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि हर के पास सभी फैसिलिटी बराबर है, हर बच्चे के पास सेम चीज़ गवर्नमेंट का काम है, हर सिटीजन के पास इनकम लगभग बराबर है। तो बराबर कैसे करें बताइए। सर एक से ज़्यादा टैक्स लो, पोर से टैक्स मत लो, ये बिल्कुल सही है। या फिर एक से ज़्यादा टैक्स लो, पोर से टैक्स मत लो, और इनफैक्ट उसको और सब्सिडी दो, और उस पर इंसेंटिव दो, और उस पर खर्च करो। जैसे एजुकेशन कोई बच्चे भेज नहीं दे पढ़ाई करने के लिए, जो पुअर क्लास फैमिली है उससे पूछा जाता है क्यों नहीं भेज दे, कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, तो सरकारी स्कूल में भेजो आपको फीस नहीं है, कि हमारे पास ड्रेस के पैसे नहीं है, ड्रेस के पैसे गवर्नमेंट देगी भेजो, सर हमारे पास खिलाने के लिए पैसे नहीं है, लंच गवर्नमेंट देगी भेजो, सर बुक्स खरीदने के पैसे नहीं है, बुक्स गवर्नमेंट देगी भेजो। मतलब ये गवर्नमेंट की इंसेंटिव लगा, इसी बात हमें मतलब रीज़न देखना है कि लोग क्यों नहीं पढ़ पा रहे, और बस उस रीज़न को हटाना, जो वजह लोग को हटाना। आंसर लिखा हुआ है गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन रिच एंड स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर। सही है। 37 नेम एनी वन स्टेप दैट द गवर्नमेंट कैन टेक थ्रू इट्स बजट टू चेक इन्फ्लेशन दैट इज कॉजिंग हार्डशिप्स टू द पीपल। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई हो रही है, आज के दिन आप देख रहे हैं गैस सिलेंडर 800, 900, 950, 1000 पहुंच गया। फिर आप ये चीज़ आपको पता नहीं महंगाई क्या होती है,
पेमेंट करने लग जाओ, हर महीने लग जाओ, तब पता लगते हैं एनआईटी से करते हैं। तो सर इन्फ्लेशन को कम कैसे करा जाए, कैसे महंगाई को रोका जाए, बता सब फ्री कर दो सर। सर फिर सर महंगाई टैक्स कम करवा दें। तो सही यही तरीका है सर, जीएसटी का रेट है वो 18 के जगह 12 कर देने का, वो भी सस्ती हो जाएगी, तो सस्ती पड़ेगी। ये भी तरीका सही। और गवर्नमेंट ऐसा करती भी है, हर चीज़ पर नहीं करती। जैसे मेडिसिन पर नहीं है टैक्स, बुक्स पर नहीं है टैक्स, तो गवर्नमेंट ये देखती है जो जरूरी आइटम है उस पर टैक्स मत लगाओ ताकि वो सस्ती पड़े। जो जरूरी की चीज़ें नहीं, एसी मोबाइल ये बहुत ज़रूरत के आइटम नहीं, वहाँ पर टैक्स ज़्यादा हो गया, वैसे आइटम ज़्यादा टैक्स हो गया। तो गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा रखी कि टैक्स कहाँ नहीं लेना, कहाँ ज़्यादा लेना है, कहाँ कम लेना है। गोल्ड पे 15% जीएसटी। जो चीज़ें ऐसी हैं जो बेकार बन रही हैं उसको हटाया जा सकता है। तो जैसे टैक्स पेमेंट बताया, टैक्स का पॉइंट को गवर्नमेंट ऑलरेडी कर ही रही, टैक्स बहुत कम कर दिया, इससे बर्डन कम हो सकता है। The government should reduce unproductive public expenditure to check inflation. कुछ ऐसा खर्चा जो पब्लिक पर हो रहा है लेकिन वेस्ट हो रहा है, बेकार का हो रहा है, मतलब पहुंच ही नहीं रहा है। जैसे न्यूज़ में एक बार आता है कि कोई अनाथ आश्रम खुला हुआ है गवर्नमेंट की साइड से, वहाँ पर कोई है नहीं, या कोई भिखारियों के रहने के लिए, बेगर्स के रहने के लिए कोई जगह खोल रखी है उन्होंने, उनके रेजिडेंस के लिए, बट वहाँ पर कोई नहीं रहेगी क्योंकि वो अवेयर नहीं, पता ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सेसिव खर्चे हो रहे हैं जो पहुँच नहीं रहे, उन्हें बंद किया, ऐसा उनको रोका जा सकता है। 38. State one fiscal measure that can be used to reduce the gap between rich and poor. ये इसका तो पूरा आइडिया है ना। 39. गवर्नमेंट इंक्रीज कर देती है स्लैब ऑफ इनकम टैक्स। समझ पा रहे हैं स्लैब किसे कहते हैं? एक होता है फ्लैट रेट, एक होता है स्लैब रेट। फ्लैट रेट का मतलब फॉर एग्जांपल 30% है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में 40% का फ्लैट रेट है। और 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो 40,000 रुपए टैक्स, 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ तो 40 लाख रुपए टैक्स फ्लैट। स्लैबिंग में क्या होता है, जैसे 0 से 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं, 5 से 10 लाख में 10% का टैक्स, 10 से 15% का टैक्स। अब ध्यान से देखो, मान लीजिए मेरी इनकम 12 लाख रुपए, ऐसे कैलकुलेट नहीं होगा ये 10 से 12 लाख वाले के लिए 10 वाले के 15% टैक्स है, मेरी इनकम 12 लाख तो मैं इसके बीच में लाइक करूंगा ये वाला टैक्स रेट, ऐसा नहीं। मेरी इनकम अगर 12 लाख रुपए, उसको स्प्लिट किया जाएगा 5 लाख, 0 से 5 लाख वाली अलग, 5 से 10 वाली अलग, और 11 से 12 वाली। इस पे 0 टैक्स, इस पे 10%, 5 लाख का 10% 50,000 रुपए, और इस पे 2 लाख का 15%। समझ आ रही है? ये होता है स्लैब, स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। इंडिया में कंपनीज के लिए फ्लैट रेट है, देखिए पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए फ्लैट रेट है 30% का फ्लैट रेट, कोई स्लैब नहीं। 1 रुपया कमाओ चाहे 1 रुपया कमाओ, टैक्स फ्लैट देना है 15%। सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए, मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, ये जो बिजनेसमैन हो गए, कंपनी नहीं, पार्टनरशिप नहीं, प्रोप्राइटरशिप, फुल प्रोप्राइटरशिप, और अदर इनकम होती है, रेंट की इनकम और इंटरेस्ट की इनकम, ये सब इनकम के लिए ये वाला स्लैब वाला सिस्टम। क्वेश्चन में क्या था सर कि गवर्नमेंट इंक्रीज कर देती है स्लैब ऑफ इनकम टैक्स बीइंग पेड बाय हाई इनकम ग्रुप पीपल। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है सर इनका? कि इनकम जो है वो इक्वल हो जाए सभी की। गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ाती रहती है हाई इनकम वालों पर और लोअर वालों पर हटाती रहती है, इनकम इक्वल हो जाए। स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स कंपलसरी होता है, गवर्नमेंट के लिए इनकम होता है, तो गवर्नमेंट पब्लिक पे खर्च करती है उसको, उसकी 2 कैटेगरी होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उसको कितना एक्सपेंड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स।
43. In case of balanced budget, estimated revenue receipt is equal to estimated revenue expenditure. पता है नहीं सही है कि गलत, डिफाइन करने इसको सही बताना, इसकी साइड है रेफर का मतलब के अगेंस्ट बताना. The given statement is refers के अगेंस्ट है. In case of balanced budget, total estimated expenditure is equal to total estimated receipt. क्लियर हो गई बात? बैलेंस वाला बराबर हो जाएगा. Fiscal deficit is part of primary deficit. Do you agree with the given statement? Fiscal deficit primary का पार्ट है कि नहीं है? दोनों अलग अलग हैं. कौन सा? वो फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग बता रहा है और प्राइमरी बता रहा है कि बोरोइंग में से इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद जो बचा. वन मार्क वाले क्वेश्चन होंगे. और भी क्वेश्चन है हमारे पास. हाँ जी, ऊपर आ जाते हैं. आज पहले वाला डॉक्यूमेंट भी कर लेते हैं हम वाले क्वेश्चन. Sixth question. The government budget of a country cannot have fiscal deficit without the existence of revenue deficit. Revenue deficit के बिना fiscal deficit नहीं आ सकता. इसके बारे में एक्सप्लेन करना है. आंसर है yes, it is possible in the following situation. पहला, revenue budget तो बैलेंस है, मतलब बराबर है, डेफिसिट नहीं आ रहा. कैपिटल बजट डेफिसिट कर रहा है. भाई देखो फिस्कल वाले में क्या क्या होता है, कैपिटल रेवेन्यू दोनों होता है और रेवेन्यू डेफिसिट वाले में सिर्फ रेवेन्यू वाला होता है. तो हो सकता है रेवेन्यू वाला डेफिसिट ना करे, टोटल वाला डेफिसिट करेगा. दूसरा केस, व्हेन देयर इज सरप्लस इन रेवेन्यू बजट बट द डेफिसिट इन कैपिटल बजट इज ग्रेटर देन द सरप्लस. सिम वाले लैंग्वेज में भी है कि रेवेन्यू बजट में तो सरप्लस आ रहा है, फिस्कल मेजर रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट दोनों है. ऐसे ही तो क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए ये तो बैलेंस है, मतलब जीरो हो गया, डेफिसिट इसकी एक्सपेंडिचर रेवेन्यू बराबर है, यहाँ डेफिसिट आ रहा है, तो भी डेफिसिट आ सकता है. ये बिल्कुल ट्रू है. या फिर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर तो सर रेवेन्यू का रिसीट आ गया, सरप्लस आ गया, मतलब ये प्लस का 5 है, एक्सपेंडिचर कम है और रिसीट ज्यादा, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, डेफिसिट नहीं आ रहा, ये सरप्लस आ रहा है. लेकिन ये डेफिसिट इतना ज्यादा आ रहा है, इन दोनों ऐड करने के बाद डेफिसिट ही बनता है. डेफिसिट पहले वाले केस में 0 और 5, तो आंसर 5 आ गया. सेकंड वाले केस में -2 + 5, तो आंसर 3 है. इसमें तो ऐसे चल रहा है. पहले वाले केस में रेवेन्यू डेफिसिट है ही बट कैपिटल डेफिसिट है, इसलिए फाइनली फिस्कल डेफिसिट है. दूसरे वाले केस में यहाँ सरप्लस है, तो डेफिसिट नेगेटिव लिखी है मैंने और सरप्लस लिखा. सरप्लस आ रहा है लेकिन डेफिसिट नहीं ज्यादा है, कैलकुलेट डेफिसिट ही होता है. वो रेडी करो दोनों पर फिर से, दोनों पर रेडी करके कंपेयर करो एक बार, तो आंसर में लिखें. सेवन क्वेश्चन रेडी करेंगे. इसके बाद in the government of a country's budget for the year 13-14, the finance minister proposed to raise the tax on cigarettes. He also proposed to increase income tax on individuals earning more than ₹1 crore per annum. Is the objective only to earn revenue for the government? What possible welfare objective can you think of from these proposals? तो काम कर रहे हैं सर, सिगरेट पर टैक्स बढ़ाओ और जो लोग 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं
उस पर इनकम टैक्स और ज़्यादा बढ़ा। ये दो रूल गवर्नमेंट लाना चाह रही है। उसमें आंसर सर क्या क्या लिखे हमने? पहला फर्स्ट है, रेजिंग टैक्स ऑन सिगरेट्स विल मेक सिगरेट्स कॉस्टलियर एंड डिस्करेज स्मोकिंग। Less smoking will have positive influence on health and raise welfare of the people. ठीक है? अगेन जो हार्मफुल है उसका टैक्स बढ़ाओ ताकि उसकी सेल कम हो। Secondly, raising income tax on incomes above 1 crore will help in reducing inequality in income. अमीर ज़्यादा टैक्स देने से सबकी इनकम बराबर से हो जाएगी, इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। Thirdly, the extra revenue raised from these proposals, if spent on health and education of poor, will also raise welfare of the गरीब आदमी पर हो जाएगा, उसकी पढ़ाई और हेल्थ पर खर्चा किया जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सब पे जो खर्चा होता है, एजुकेशन में खर्चा होता है, वो सब यहीं से होता है। 8th question, government raises its expenditure on producing public goods which economic value does it reflect? कोई ऐसी आइटम बना रही है जो पब्लिक यूज के लिए है, पब्लिक गुड्स है। Increased expenditure by government of public goods, defense, maintaining law and order, increases their availability to the people of the country. ये चीजें बनाएंगे तो लोगों को अवेलेबल रहेगी, मिलेगी। हम नहीं बनाएंगे, प्राइवेट में कोई नहीं बना रहा तो लोगों को मिलेगी। For example, more expenditure on maintaining law and order raises the sense of security among the people. ज़्यादा खर्चा टैक्स पे करते हैं, ज़्यादा कोर्स बनवा दिए और डबल काम करवा रहे हैं तो उनकी पेमेंट जा रही है जजेस की, सब एक्सपेंडिचर ये पब्लिक की वेलफेयर के लिए। कुछ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट हैंड टू हैंड रिकवर कर लेती। फॉर एग्जाम्पल कोई हाईवे बनवाया, उस पर खर्चा हो गया, कैसे रिकवर करे, उस पर टोल टैक्स रख दिया, पर्टिकुलर ईयर के लिए होता है, इतने ईयर तक लिया जाएगा, जो भी वहाँ से जाएगा। ये भी तरीका सही है कि भाई जो हमने खर्चा करा है, अब मान लीजिए हमने हाईवे बनवा लिया किसी 2 स्टेटों को लाने के लिए और गवर्नमेंट बढ़ा दे इनकम टैक्स, तो बर्डन सब में पड़ेगा। मान लीजिए मैं हाईवे पर ना कभी गया तो ना कभी मुझे जानना कि टैक्स भरो उसकी वजह से, ये कि नहीं? तो गवर्नमेंट का तरीका टोल वाला कॉन्सेप्ट सही है कि जो यूज़ कर रहा है वही टैक्स दे, जो यूज़ नहीं कर रहा वो टैक्स क्यों देगा। लेकिन टोल टैक्स की वजह से फिर लंबी लंबी लाइनें और वेटिंग बढ़ गई और पेट्रोल भी ज़्यादा खर्च होता है, जो वेटिंग में गाड़ी चल रही होती है। फास्टैग का सिस्टम आ गया, उसमें वेटिंग नहीं करना, तो मतलब कोई दिखती है माइनस पॉइंट तो उसको ठीक करने के प्लस पॉइंट आ जाता है। सर एक टाइम ऐसा आ सकता है कि टोल टैक्स हट जाएगा। हाँ, मतलब हाईवे पे पर्टिकुलर ईयर्स के लिए क्लोज आ जाता है जब वो बनता है, अराउंड 10 साल के अराउंड होता है, वो बाकी डिपेंड करता है। तो डेट बाद फिर टोल हट जाता है वहाँ से, जब गवर्नमेंट को अपना पैसा मिल गया 10 हज़ार का मिल गया। इस तरह होते हैं, मतलब नए हाईवे पर ही मिलेगा वो टोल, पुराने हाईवे वगैरह पे नहीं, पुराने बने इन जनरल। Next question. Government has started spending more on providing free services like education and health to the poor. Explain the economic value it reflects. Spending on free services to the poor raises their standard of living and at the same time helps in reduction in income inequality. It also helps in raising production potential of the country by raising the efficiency level of working class. सिंपल सी बात, हर कोई पढ़ा लिखा होगा, जो सबसे गरीब है, जो लेवल क्लास है, उसका बच्चा अगर पढ़ लेता है तो डेफिनेटली उसकी आपकी पूरी पीढ़ी सुधरेगी। वो पढ़ेगा तो ये वाला काम नहीं करेगा, अच्छा काम करेगा, उसकी इनकम सुधरेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। मतलब लेबर जैसे फॉरेन होता है तो लेबर क्लास ना के बराबर होती है, तो वैसे ही इंडिया का भी गवर्नमेंट यही पर्पस है कि लेबर क्लास कम से कम हो, रीच हो। Twelfth question. Explain the need for reduction in inequality of income and wealth. क्यों करते हैं हम? और दो तरीके बताने हैं इसके। 150 में आया हुआ है कंपार्टमेंट। Inequality of income and wealth reflect a section of society being deprived of even basic necessities.
thus arises the need for reducing them in the society. मतलब बेसिक नीड ही नहीं मिल पाती, बेसिक चीजें पूरी नहीं हो पाती लोगों की, ये पोजीशन आ गई, इसलिए इनक्वालिटी जो है उसको से ही दिक्कतें आ रही, इसलिए नीड है उसको ठीक करने की, उसे खत्म करने के तरीके गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाए, गवर्नमेंट जो भी वो खर्चा करती है वो बढ़ाए और टैक्स भी धीरे धीरे बढ़ाती रहे। बढ़ते हैं फिस्कल डेफिसिट इज नेसेसरीली इन्फ्लेशनरी इन द नेचर, मतलब फिस्कल डेफिसिट आया, हमने लोन लेना पड़ा तो महंगाई देश में आएगी, ये मतलब है क्वेश्चन का। The term fiscal deficit is the difference between government's total expenditure and its total receipt, ये बात हमको पता है फॉर्मूला। Such borrowings are generally financed by issuing new currency which may lead to inflation, नई करेंसी प्रिंट होगी, inflation बढ़ेगा। However, if the borrowings are for infrastructural development, this may lead to capacity building and may not be inflation। सिंपल सी बात सुनिए सर, अगर मैं लोन ले रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैं कोई घर ले रहा हूँ, मान लीजिए आपको पता लगे कोई लोन ले रहा है, अब सोचोगे इसकी कोशिश खराब चल रही है कि नहीं? आपको पता लगे कोई घर ले रहा है 3 करोड़ का और उसमें उसके बाद 2 करोड़ रुपए थे, 1 करोड़ रुपए कम पड़ रहा है, तो 1 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हो, तो ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है उसके लिए, जो तरक्की कर रहा है, नया घर ले रहा है, करोड़ पैसे कम पड़ रहा है, उसके लोन ले रहा है, इनकम उसने होगी तो चुका देगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अगर हम लोन ले रहे हैं फिर इसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं, लेकिन कोई एसेट नहीं खरीद तब भी लोन ले रहा हूं तो नेगेटिव चीज। 16 क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट का मतलब हुआ कैपिटल रिसीट हो लेकिन लायबिलिटी ना बढ़ाए, पैसा आए, इनकम भी ना हो और लायबिलिटी भी ना बढ़े, तो दोनों पॉइंट होने चाहिए। एग्जांपल सर, डिसइन्वेस्टमेंट, हमने जहाँ पैसा लगा रखा था वहाँ से पैसा निकाल लिया, ना तो लायबिलिटी बढ़ी और ना इनकम। रिकवरी ऑफ लोन दे रखा था, पैसा वापस नहीं, पैसा आ भी रहा है, इनकम भी नहीं है, लायबिलिटी भी नहीं बढ़ी। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एसेंशियल आइटम जैसे कि फूड ग्रेन्स ऑलमोस्ट फ्री टू द फैमिली जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है? रिच और पुअर के बीच में गैप फुलफिल हो रहा है। रिच आराम से फूड कंफर्टेबली खरीद पा रहा है और पुअर नहीं खरीद पा रहा, और वो भी मिल रहा है बैठे बैठे, तो गैप फुलफिल हो रहा है, राशन सभी को मिल। Suppose you are a member of the advisory committee to the finance minister of India, हम एडवाइस देते हैं कि सर बजट में ये लाओ, ये मत लाओ। The finance minister is concerned about rising the revenue deficit in the budget. Suggest 3 measures to control. मतलब उसको दिख रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ने वाला है, मतलब रेवेन्यू वाले एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू वाले रिसीट घट रही है, तो इसको कैसे बचा जाए, कैसे ठीक करा जाए? पहला तरीका अपने एक्सपेंस कम कर दो, दूसरा तरीका सब्सिडी का बर्डन कम कर लो, वो सब्सिडी कम दो, तीसरा टैक्स बढ़ा दो। तो 3 तरीके हैं गवर्नमेंट का डेफिसिट ना हो, रिसीट ज्यादा एक्सपेंडिचर कम। Taxation is an effective tool to reduce the inequalities of income। ये वर्ड सुनिए सर हमकी बात, कि टैक्स लगाने से इनइक्वालिटी कम हो जाती है, क्योंकि हम रिच ज़्यादा टैक्स लगाते हैं और पुअर पे लगाते ही नहीं है, बहुत कम है, तो इनइक्वालिटी बड़ा सपोर्ट रहता है। चलिए जितना करते हैं ना, आप लोग उसको मेरे पर जो चल रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पर डाल देंगे एक बार, ठीक है? ये चल रहा है बाकी सबका बैलेंस ऑफ पेमेंट
ठीक है सर मैक्रो के फिर पहले मैक्सिमम मैक्रो के पैसे ठीक है तुम्हें व्हाट्सएप पर डालना है, मतलब याद से कर जाएगा।